हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BHIC 134। इसका यूनिट नंबर हमारा 8 है और इसमें हम बात करने वाले हैं औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आर्थिक प्रभाव की। ठीक है दोस्तों, ये सारी जो बातें हम इसमें करने वाले हैं और आपका यूनिट नंबर जो 7 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर जो 8 है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और परिचय देखते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम कहाँ से जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हुआ क्या था। अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई जाने वाली जो आर्थिक नीति थी वह नीति जो अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है, आर्थिक नीति। तो इसमें क्या हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया गया। ठीक है, यानी कि देखिए भारत की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में, यानी कि अंग्रेज़ों ने हम पे राज करा था। ठीक है, तो इस चीज़ में यहाँ से क्या है, परिवर्तन किया गया था। हम क्या थे, हम आत्मनिर्भर थे, किसमें, फसलों के मामले में। तो हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसका जो मूल है उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार की नीति बनाई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की नीतियों ने, मतलब कि ब्रिटिश लोगों की नीतियों ने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो पारंपरिक संरचना थी उसको पूरी तरीके से बाधित कर दिया। उसे पूरी तरह से क्या कर दिया, बाधित। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर है उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद के इसमें हम 3 चरण समझेंगे। सबसे पहला है ये, इसमें समझते हैं क्या है और प्रथम चरण जो है वो क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए, उपनिवेशवाद का प्रथम चरण जो है वो एकाधिपत्य व्यापार का चरण कहलाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, एक बंदे का अधिकार हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हुआ क्या था, यहाँ पर जो है एकाधिकार स्थापित हो गया था। यानी कि जो पहले क्या था, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी व्यापार करती थी तो उनके साथ में क्या थे, और भी प्रतियोगी थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतियोगी को जो है ख़त्म कर दिया। ठीक है, उन्होंने कंपटीशन जो है वहाँ पर ख़त्म कर दिया। ये सारी बातें थी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो कंपटीशन था उसे ख़त्म कर दिया था, प्रतिस्पर्धा। ब्रिटिश लोगों को यूरोपियन और उनकी कंपनियों के साथ किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कंपटीशन नहीं था। पहले था लेकिन बाद में इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया और एकाधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से भारत से सस्ते मूल्य पर भारतीय माल को ख़रीदा जाता था और उसे दुनिया भर में बहुत महंगे पे बेचा जाता था। ठीक है, और फिर लाभ कमाया जाता था। तो ऐसा कैसे होता था ये समझिए दोस्तों। देखिए होता क्या था, जब भी कंपटीशन होता है, मान के चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 फैक्ट्रियाँ हैं, A और यहाँ पर B, C और D। ठीक है, ये 4 फैक्ट्रियाँ हैं जिनको कच्चे माल की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें से भारत इनको कच्चा माल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सही रहेगा, मान के चलिए कि अगर A है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कम में माल मांगती है तो दूसरी कंपनियों को ज़्यादा में बेच सकता है, यानी कि भारत को जहाँ पर अच्छा लगता है वहाँ पर अपना जो माल है वो बेच सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ पर केवल अकेला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रह जाती है, तो मजबूरन क्या है, यहाँ पर जो भी माल बेचने वाला है उसको सस्ते में यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसके पास रहा नहीं है। तो यही सारा जो सीन है वो होता था। यहाँ पर देखिए, मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद, जो मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद अंग्रेज़ों को पूर्ण नियंत्रण करने में आसानी हुई थी, एक अच्छा अवसर मिला था, जिसके कारण इन्होंने पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। आगे देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश लोगों ने भारतीय बुनकरों को बाजार की कीमत से कम भाव पर कपड़ा तैयार करने के लिए बोला। ठीक है, उसके लिए उनको बाध्य किया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारतीय व्यापार और हस्तशिल्प उत्पादन पर अपना नियंत्रण प्राप्त किया। नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया, भारत के जो व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, उनको धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। यानी आप यहाँ पर इनकी नीति को समझिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सारे कंपटीशन अपने ख़त्म करे, जो भी इनके कंपटीशन में था, प्रतियोगी था, उनको ख़त्म करा। प्लस में क्या है, यहाँ पर भारतीय लोगों को जो भी वो काम में लगे हुए थे एक्स्ट्रा, ठीक है, उनके काम धंधे को यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया। जिससे क्या हुआ, एक तरह से भारत के जो लोग हैं वो इन पर निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर जैसे माने चलो, अगर ये बोलते हैं कि वाणिज्य खेती करनी है, ठीक है, अगर अंग्रेज़ों को प्रॉफिट हो रहा है नील से और इस सब चीज़ों से, कपास से, तो बोलेगा कि तुम लोग वाणिज्य कृषि करो। और जो लोगों के पास कोई काम नहीं होगा तो लोग क्या है, वही करेंगे।
तो ऐसा ही जो सीन है वो हो रहा था। यहाँ पर समझिए, उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, इसे समझते हैं। इसे शोषण का काल भी कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय चरण जो है अपना उपनिवेशवाद का, इसको क्या कहा जाता है, शोषण का काल। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, अपनी आर्थिक हितों के लिए, जो इनके आर्थिक हित थे उसके लिए इन्होंने मुक्त व्यापार को क्या है, बढ़ावा दिया। अब उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण को मुक्त व्यापार का चरण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में क्या हुआ था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चालू हो गई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है यहाँ पर जो उद्योग से रिलेटेड काम है वो ट्रेंड में आ जाती है, वो ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में क्या है, अब कच्चे माल को तैयार करना है, प्लस में उसको भेजने के लिए एक बाज़ार की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अगर हम बात करें 1813 में, तो चार्टर एक्ट के पश्चात शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास आ गई थी, यानी पूर्ण शक्ति, ये जो चाहे वो कर सकते थे। और उन्होंने क्या किया, भारत में समस्त आयात करों को, आयात कर मतलब कि भारत में कोई सामान आएगा तो उस पर लगने वाला कर, उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया और उसको एक समय पे ख़त्म ही कर दिया, ठीक है, पूरी तरह से हटा दिया। क्यों? क्योंकि इनको फ़ायदा होता है उससे। अब क्या है, अब ब्रिटिश उत्पाद अगर कुछ भी भारत में आता है तो उनके लिए आसान हो जाता है, ठीक है, कोई कर नहीं लगेगा किसी प्रकार का। और ब्रिटिश जो पूंजीपति लोग हैं, अगर वो कुछ करना चाहे, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, नील, बागान, परिवहन के धंधे या उद्योग धंधे कुछ विकसित करें, तो उनको आसानी हो जाएगी बिल्कुल। और इस चीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने क्या किया, आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई, ठीक है। तो ये सारा जो सीन है ये होता था। आगे देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है उपनिवेशवाद का तृतीय चरण, इसे समझते हैं यहाँ पर कि क्या बात है। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का युग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, कैसा समय चल रहा है, विदेशी क्या है, निवेश करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा होगी, इस चीज़ का युग यहाँ पर क्या है, चल रहा है। इस काल में वैज्ञानिक आविष्कारों ने यहाँ पर, यानी कि इस काल में क्या हो रहा था, वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर रहे थे, नई नई चीज़ें आ रही थी, जैसे कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, ठीक है, इंजन, ठीक है, बिजली का प्रयोग होने लग गया था उद्योगों में। तो नए नए आविष्कार हो रहे थे जो व्यक्ति वैज्ञानिक कर रहे थे। तो इससे औद्योगिकरण और तेज हो गया। वैसे भी औद्योगिकरण का युग चल रहा था, उद्योग जो थे सारी चीज़ें ट्रेंड में थी, और तीव्र हो गई आविष्कार से। आधुनिक रासायनिक उद्योग धंधे, ठीक है, उद्योग धंधे हो गए, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ आ गई, ईंधन, ठीक है, और क्या है, उद्योग का जो इस्तेमाल है, उद्योगों में बिजली का इस्तेमाल होने लग गया। इस काल में सारी चीज़ें जो हैं ये विकसित हो गई और तीव्र औद्योगिक विकास जो है वो होने लग गया, जिसके कारण क्या है, शहरीकरण भी हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो रही थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव, ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर औपनिवेशिक नीतियों ने क्या किया, शिल्पकार, कृषक, व्यापारी, यानी कि आप एक तरह से ये समझो कि भारत के अंदर में जितने भी वर्ग आते थे जो कि कृषि भी करते थे, प्लस में कृषि से हटकर जो कार्य करते थे, गैर कृषि भी, ठीक है, उन सभी समाजों को यहाँ पर जो है ख़त्म कर दिया गया। उस सभी समाजों को यहाँ पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़े उनके ऊपर में, ठीक है, उनके काम धंधे क्या है, चौपट हो गए। उनके जो काम धंधे थे वो क्या है, वो चौपट हो गए थे। और उस काम को करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई शिल्पकार है तो उसके काम को करने के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, यानी बाधा को वहाँ पर जो है प्रकट किया, ठीक है। अंग्रेज ये चाहती थी कि जो लोग हैं, जो मैं कहूँ, जैसे अगर मुझे कोई कृषि का काम करवाना है, किसी से वाणिज्य कृषि करवानी है, तो लोग इसके लिए तैयार रहे। तो उन्होंने ये सारी जो चीज़ें ये की, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए भारत की जो भी चीज़ें थी फेमस, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। जब तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा रही, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई कंपटीशन में खड़ा था, तो उस समय तक जो भारतीय लोग थे उनके उत्पाद का बढ़िया पैसा मिल रहा था उनको, ठीक है, उनको नुकसान नहीं हो रहा था, एक तरह से ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में क्या हुआ, अंग्रेजों ने एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित कर ली। तो इससे क्या हुआ, इससे उनका पूरा कंट्रोल हो गया बाजार पे, ठीक है, पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इससे क्या है, भारतीयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई, जिसके कारण पहले क्या था कि भारतीय उद्योगों के जो उत्पाद हुआ करते थे उनकी अच्छी कीमत मिलती थी, ऊंची कीमत मिलती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
अंग्रेज़ों ने देश के शिल्पकारों को क्या कर दिया, यहाँ पर कम मूल्य प्रदान करने लग गए, उनको जितने पैसे मिलते थे उससे कम देने लग गए। शिल्पकारों का जो है बहुत ज़्यादा शोषण हुआ और हस्तशिल्प का जो है उद्योग कमज़ोर हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे जो है पहले सामान का जो रेट है अच्छा मिलता था क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा थे, खरीदने वाले ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही कंपटीशन ख़त्म हो गया तो खरीदने वाला केवल एक बच गया। ठीक है, जिससे क्या है कि लोगों को मजबूरन उसको जो सामान है वो देना पड़ता था, चाहे वो किसी भी कीमत पे हो, सस्ते में हो, क्योंकि और कोई ख़रीदेगा नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती थी। आगे देखते हैं, यहाँ पर टॉपिक है औपनिवेशिक भारत में अकाल। ठीक है, यहाँ पर क्या अकाल की स्थिति हो गई, भारत में क्या सूखा पड़ गया, तो इससे कई सारे लोग जो है मर गए, प्लस में कई सारे लोग जो है प्रभावित हो गए। और ये यही कारण था कि जो हमारी पारंपरिक जो ढांचे चल रहे थे, जिसके हिसाब से हम काम कर रहे थे, फसल उगाना, ये सारी चीज़ें, वो सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसी कारण की वजह से जो है ये सारी जो स्थिति है वो पैदा हो गई। देखते हैं यहाँ पर कितने सारे जो लोग थे प्रभावित हुए थे, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के मध्य से, तो भारत में कई अकाल पड़े। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है अकाल पड़े, फिर ख़त्म हुए, फिर अकाल पड़े, कई प्रकार के कई अकाल पड़े। ठीक है, जिसमें भारतीय कृषकों की स्थिति है और भी दयनीय हो गई। वैसे भी भारतीय जो किसान थे उनकी स्थिति वैसे भी बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन यहाँ पर क्या इस कारण से और ज़्यादा बुरी हो गई। अनुमान के अनुसार अगर हम बात करें तो इन अकालों में 1,52,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई। यानी आप समझ सकते हो यहाँ पर जो है कितने ज़्यादा जो आंकड़ा है ये कितना ज़्यादा है मृत्यु का। ठीक, तो इतने सारे जो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, प्लस में क्या है 29.7 करोड़ लोग इन विभिन्न अकालों में बुरी तरीके से प्रभावित हुए। ठीक है, चाहे वो धन से हो, अपनी संपत्ति से हो, या स्वास्थ्य से हो, बुरी तरह से प्रभावित हुए, नेगेटिव असर पड़ा उनके ऊपर में। ये बड़ी संख्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है ये जो प्रभावित हुई थी। तो लगातार इस संकट की अव्यवस्था रही और सूखा और फसल की बर्बादी के कारण जो है ये सब जो है हुआ, ये माना जाता है। यहाँ देखते हैं, बात करते हैं कृषि का वाणिज्यकरण। ठीक है, कृषि का वाणिज्यकरण मतलब ऐसी कृषि को नहीं उगाया गया जो कि खाने पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसी खेती की गई जो कि जिससे धन आ सके। ठीक है, अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उसकी डिमांड हो और उसको बेचकर पैसे कमाए जाए, प्रॉफिट कमाए जाए, ऐसी कृषि का उत्पादन पर फोकस किया गया ज़्यादा। कृषि के वाणिज्यकरण के अंतर्गत क्या हुआ, कुछ विशेष फसलों को उगाया गया। ठीक है, जिसका क्या है राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी बिक्री की जाती थी और इससे फ़ायदा उठाया जाता था। अब इसमें कौन कौन सी फसलें हैं वो हमें पता है, कपास हो गया, जूट हो गया, मूंगफली हो गई, तिलहन हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारी जो चीज़ें थी इसके अंदर शामिल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करें आधुनिक उद्योग और भारतीय पूंजीपति वर्ग की। ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई दोस्तों जो कि थोड़ी सी अच्छी थी। अगर हम बात करें संरचनात्मक विकास की, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रेलवे लाइन्स बिछाई गई, यातायात की प्रणाली को विकसित की गई। तो ये जो चीज़ें थी ये कुछ ठीक हुई। आप सोचिए कि रेलवे लाइन जो है वो अंग्रेज़ों के समय बिछाई गई थी। ठीक है, और उससे हमारे भारत को अभी तक जो है कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, यातायात का जो साधन है वो कितना ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, प्लस में क्या है कि रेलवे से कितना ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार मिलता है, कई सारे जो लोग हैं उससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारा काम होता है। तो कुछ काम है वो ठीक भी हुआ था, यातायात की जो प्रणाली थी इसको विकसित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूट के कारखाने, कोयले के खदान, चाय कॉफ़ी बागान, इन सभी में विदेशी पूंजी का जो है निवेश हुआ था, जो कि एक ठीक चीज़ थी। अगर हम बात करें 1854 में, तो मुंबई में क्या है पहली भारतीय कपड़ा मिल जो है उसकी स्थापना भी की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रगति में नहीं रही, उसका जो प्रगति की जो रफ्तार है वह बिल्कुल धीरे धीरे थी। लेकिन हुआ क्या, लेकिन इसके बाद जो औद्योगिक पूंजी में क्या हुआ, औद्योगिक पूंजी में जो तीव्र विकास आया। ठीक है, यानी कि एक समय था, उस समय क्या हो रहा था कि उस समय ये हो रहा था कि जैसे विश्व युद्ध आया। ठीक है, तो विश्व युद्ध में आप पता ही है जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है जो काम है उसका प्रोग्रेस नहीं होता है। ठीक है, या तो वो रुक जाती है या तो वो घटने लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन जब स्थिति ठीक हुई तो विकास होने लग गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, प्लस में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो। यही सारी जो बात है यही इस वीडियो में आपको बतानी थी। ठीक है, आपका जो यूनिट है ख़त्म हो चुका है।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आप वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली यूनिट में मिलते हैं आपके लिए, ठीक है। तो धन्यवाद।